हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर है श्री गुप्त। कुषाण वंश शासन कर रहे थे और उस समय ये एक सामंत हुआ करते थे। बाद में इनके पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त साम्राज्य को उनसे अलग करके एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसका राइट आंसर है राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक प्रगति के कारण। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय राजा की स्थिति बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का चरम था। अगला सवाल है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है कविराज, और इन्हीं को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को विफल किया। इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। अगला सवाल है, गुप्त काल के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी। इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन होते हैं और उन्हीं के शासन काल में नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जहां पर देश विदेश से लोग आकर पढ़ा करते थे। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था। राइट आंसर है गरुड़। गुप्त शासक गरुड़ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना क्योंकि यह प्रतीक उनके सिक्कों और राज चिन्हों पर प्रमुखता से अंकित था। गरुड़ विष्णु का वाहन है और गुप्त शासक विष्णु के उपासक माने जाते थे, यानी जितने भी गुप्त वंश के शासक थे वह विष्णु की उपासक थे। अगला सवाल है, गुप्त शासकों ने अपने किस सिक्के के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। राइट आंसर है सोने के सिक्के। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे एक पराक्रमी शासक थे और उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और विज्ञान ने बहुत उन्नति की थी। उन्होंने शक क्षत्रपों को हराकर पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इनको विक्रमादित्य कहा जाता है। और आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत के 9 रत्न रहा करते थे, यानी इनके दरबार में 9 तरह के विद्वान हुआ करते थे जो कि अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए थे। अगला सवाल है, गुप्त काल के किस विद्वान को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है। राइट आंसर है कालिदास। फादर ऑफ इंग्लिश शेक्सपियर को माना जाता है, लेकिन भारतीय शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है। अगला सवाल है, गुप्त काल में ज्योतिष और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किस विद्वान ने योगदान दिया। राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार करते हैं और खगोल के बारे में काफी सारी जानकारी भी देते हैं। अगला सवाल है, गुप्त काल में नवरत्न का समूह किसके दरबार में था। राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इसी में कालिदास थे, वराहमिहिर थे और अमर सिंह थे। अगला सवाल है, गुप्त शासकों द्वारा शुरू की गई राजकीय भक्ति के रूप में किस देवता की पूजा की जाती थी। राइट आंसर है विष्णु। अगला सवाल है, गुप्त शासक कुमारगुप्त वन ने किस धार्मिक केंद्र की स्थापना की। राइट आंसर है नालंदा। अगला सवाल है, गुप्त शासकों के शासनकाल में मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे। राइट आंसर है सोना, यानी इस समय सोने के सिक्के अत्यधिक जारी किए गए थे।
दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यमन ने जारी किए थे और उसके बाद कुषाणों ने अत्यंत शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंशों ने ही जारी किए थे। तो इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रमुख साहित्यिक कार्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला सवाल है, गुप्त काल में गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में किसकी प्रमुख भूमिका थी? राइट आंसर है आर्यभट्ट। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को किस स्रोत से जाना जाता है? राइट आंसर है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में है। इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशैन के द्वारा लिखा जाता है। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर है हुनों का आक्रमण। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस प्रकार के स्थापत्य कला का विकास हुआ? राइट आंसर है मंदिर निर्माण। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? राइट आंसर है हरिशैन। हरिशैन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और उनके मंत्री होते हैं। उन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की जाती है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों और उनके महान व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। हरिशैन ने समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा और कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला सवाल है, गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त का शासनकाल किस अवधि में रहा? राइट आंसर है 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? राइट आंसर है हरिशैन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि होते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त किस कला के प्रेमी थे? राइट आंसर है वीणा वादन, यानी समुद्रगुप्त योद्धा होने के साथ साथ वीणा प्रेमी थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा सिक्का जारी किया? राइट आंसर है रूपक। रूपक एक सोने का सिक्का होता है दोस्तों, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? राइट आंसर है फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आते हैं और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में अपने पुस्तक में लिखते हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाता है। अगला सवाल है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है भानुगुप्त। अगला सवाल है, एरण अभिलेख से किस प्रथा का प्रमाण मिला है? राइट आंसर है सती प्रथा। एरण अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में मिला है, उसी में सती का पहला ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। यह अभिलेख एक महान महिला के सती होने की घटना का वर्णन करता है, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद अग्नि में प्रवेश किया है। अगला सवाल है, गुप्त काल में कौन सा व्यापारिक मार्ग महत्वपूर्ण था? राइट आंसर है उत्तरापथ। अगला सवाल है, गुप्त कालीन शासकों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया? राइट आंसर है वर्ण व्यवस्था। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस क्षेत्र में प्रगति हुई थी? राइट आंसर है सभी, यानी उस समय साहित्य में भी प्रगति हुई थी, विज्ञान में भी प्रगति हुई थी और खगोल शास्त्र में भी प्रगति हुई थी। इस प्रकार इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त काल के किस शासक ने सर्वज्ञ की उपाधि धारण की? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त दक्षिणावर्त के 12 शासक और आर्यावर्त के 9 शासक को पराजित किया था। अगला सवाल है,
गुप्तकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया था? राइट आंसर है संस्कृत। उस समय आधिकारिक रूप से संस्कृत भाषा उपयोग होता था। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ ने शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की? राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया जाता है, जो कि ये भी गुप्त काल में ही होते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? राइट आंसर है भारत का नेपोलियन। अगला सवाल है, गुप्त काल में कौन सा शहर व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था? राइट आंसर है उज्जैन। दोस्तों आपको बता दें कि उज्जैन एमपी में पड़ता है और ये भारत के बीचों बीच में है, इसलिए यहाँ से उत्तर जाना और यहाँ से दक्षिण जाना बहुत ही आसान है। इसीलिए उज्जैन गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। अगला सवाल है, गुप्त काल में जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है अपरहत। अगला सवाल है, गुप्त राजाओं ने किस प्रकार की मुद्रा सबसे अधिक जारी की? राइट आंसर है सोने की मुद्रा। अगला सवाल है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है दिनार। अगला सवाल है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है गणिका। अगला सवाल है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है रुपये का। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। और आज का अंतिम सवाल, गुप्त काल में कौन सा प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ लिखा गया था? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।